जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अनिल शर्मा जी, काफी साथी और सहयोगी सभागार में लोग भी उपस्थित हैं और हमारे सहकारिता का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज एक्चुअली दो प्रोग्राम क्लैश करके कि एक शिमला में मंडी के लोगों को बुलाया था और एक हमारा सहकारिता का आंदोलन था। फिर हमने फैसला किया कि दोनों को चलने दिया जाए और क्योंकि सहकारिता भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हिमाचल के हिसाब से। आजकल लोग कोशिश करते हैं कि हम मंत्री बनेंगे, एमएलए बनेंगे। कुछ समय था जब लोग ये कहते थे कि हमें कॉर्पोरेटर बनना है, उनको सहकारिता से ज्यादा प्यार था। हमारे स्वर्गीय खाची जी जो कि प्रदेश में मंत्री भी रहे, वो हमेशा कहते थे कि मैं पहले कॉर्पोरेटर हूं और बाद में मैं मंत्री या एमएलए। तो इस आंदोलन की इतनी महत्वता रही है। कॉर्पोरेटर को लोग दूर से पहचानते थे कि इसने सहकारिता के आंदोलन में जो है आग जगाया है, लेकिन वो स्पिरिट धीरे धीरे कम हो रही है। वो भावना जो है कम होती जा रही है। तो मैं आपसे इस सम्मेलन के माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव के जनक जो हैं हम लोग हैं। हिमाचल सहकारिता का जनक है। क्लेम चाहे कोई भी प्रदेश करता रहे, लेकिन ये हकीकत है कि हिंदुस्तान को सहकारिता का अगर रास्ता किसी ने दिखाया तो वो हिमाचल प्रदेश ने दिखाया। और सहकारिता पूरे देश में आंदोलन बना। पूरे देश में आज ऐसे राज्य हैं जहां सहकारिता का डंका बज रहा है। और अभी जो बड़े बड़े राज्य जिन्होंने बहुत तरक्की की है, वो कोऑपरेटिव क्षेत्र में बहुत आगे गए हैं। और जब मुझे भी सहकारिता का डिपार्टमेंट दिया गया तो दिल्ली वालों ने कहा कि ये अमित शाह जी के पास महकमा है, ये आपके पास महकमा होना चाहिए। तो ये सोच जो है सहकारिता के बारे में पूरे देश में है कि सहकारिता कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और अब हमें फिर से मिलके धीरे धीरे सहकारिता में जो घपले शुरू होने लगे, घोटाले शुरू होने लगे, उसकी विश्वसनीयता में जो आंच आने लगी, तो कुछ लोग विमुख भी हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक आए। अन्यथा कोऑपरेटिव तो एक ऐसा माध्यम है, ऐसा माध्यम रहा भी है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता था तो सेक्रेटरी जो है अस्पताल में जाके पैसा दे आता था कि ये आप बीमार हैं, आपके कागजात आपके बाद में भर लिए जाएंगे। वो एक विश्वसनीयता थी कि सामने वाले का भी काम निकल गया और आंदोलन भी आगे चला। लेकिन कुछ लोगों ने ये कर लिया कि
आज सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूं, कल मेरा बेटा होगा, परसों मेरा पोता होगा, हम ही होंगे। उन्होंने एकाधिकार कर लिया। अभी शायद कोई होंगे यहां सभागार में भी तो मेरे से नाराज होंगे, लेकिन ये जन आंदोलन है और ये इस पे किसी का एकाधिकार नहीं है। आज बैंक के चेयरमैन हमारे सामने बैठे हैं, देवेंद्र जी, 26,000 करोड़ का बैंक है, 26,000 करोड़ का बैंक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों के खून पसीने की कमाई है, ये हिमाचलियों के खून पसीने की कमाई है। एपेक्स बैंक है, आप सबसे बड़ा बैंक है और लोगों ने पैसा जमा करवाया हुआ है, लोगों की विश्वसनीयता है। और हमारा कांडा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो भी मुझे लगता है 18-19 हजार करोड़ रुपए का बैंक है। और जो विक्रा बैंक और दूसरे हमारे छोटे छोटे बैंक, मुझे याद है कि जब मैंने पहला टेलीविजन लिया था तो बैंक से किस्त जो है लगवाई थी कि इतने महीने मेरी पत्नी के खाते से निकल जाएगा, तो वो एक विश्वसनीय थी, वो एक सेवा का भाव था बैंकों का। और हम जो है लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की पूंजी निवेश होगा हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर में। कितना होगा जी? 55,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश है हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के पास। इसकी बुनियाद आप देखो कितनी सशक्त बुनियाद है। सोसाइटियां हैं, लोगों ने पैसा जमा करवाया हुआ है। कुछ व्यवस्थाएं तो इसमें बदलनी पड़ेंगी और पर नोट लिख दिया, पता नहीं किसके नाम पे लिख दिया। सामने वाला कह रहा है कि जी मैंने लिया नहीं, आप कह रहे हैं मैंने दिया था तुम्हें। अभी डिस्कशन हुई है हमारी आरसीएस साहब के साथ, डिटेल में डिस्कशन हुई है। और लेकिन हमारी इस सेक्टर ने बहुत नाम कमाया है। यहां प्रेमलता जी बैठी हैं, भुट्टी विवर्स का नाम क्या है, पूरे संसार में फैल गया कि ये इनकी सबसे बेहतरीन टोपियां हैं, बेहतरीन मफलर है, बेहतरीन शॉल है। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेकों। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं और वीरभद्र सिंह जी के कहीं पे गए हुए थे डेलीगेशन लेके, और वहां पे वीरभद्र सिंह जी ने अपनी टोपी निकाल के जो है अपने गनमैन के पास दे दी। कहने लगे हिमाचल में तो लगानी पड़ती है, यहां थोड़ी देर खोल लेता हूं। उन्होंने खोल ली और हम हवाई अड्डे पे उतरे, टोपी लगाई नहीं थी। जो हमें रिसीव करने आए थे वो टोपी को ढूंढते रह गए और हम कहीं निकल गए, वो कहीं निकल गए। तो इतनी साख है हिमाचल प्रदेश की टोपी की। टोपी को लेके भी राजनीति बनी, ये बीजेपी की हो गई, ये कांग्रेस की हो गई, ये शांता जी की हो गई, ये फलां की हो गई, लेकिन टोपी तो हिमाचल की है। कोई भी हो, रंग उसका कोई भी हो, कोई भी पार्टी विशेष उसको किसी भी तरफ घुमाने की कोशिश करे, लेकिन आपको हिमाचलियत तो उसमें नजर आएगी। अब बड़ी दिक्कत है। आपको कुल्लू दशहरे में जाते हैं, वहां पे लुधियाना की शालें बीच में फंसा दी जाती हैं, कहीं की फंसा दी जाती है कि ऐसा है। बिल्कुल
उसी तरह के प्रिंट करके रख दिए जाते हैं। मेरे माता जी जब जिंदा थे तब हमारे पिताजी को जो टोपियां या शॉल मिलती थी वो जितनी आती थी उनमें से निकाल लेते थे कि ये बुटीकों की है, ये मैंने ले ली, बाकी आप दे दो। ऐसी पहचान जो है सरप्रकाश की जो है वो काफी लोगों को टोपी शॉल साल की दिया करते थे, मुझे तो नहीं दी। पर यह है कि लेकिन ये है कि हमारे घर में रेगुलर जो है वो साल में एक बार आया करते थे और मेरे पिताजी को टोपी लगा के जो है, तो वो एक भाईचारा था, वो एक सोशल रिलेशंस थे पुराने समय के लोगों के आपस में। अब तो काम का रिलेशन है ज्यादातर लोगों का, वो सोशल रिलेशंस कम होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पे अभी हिमकैप्स के चेयरमैन मुझे जिन्होंने सम्मानित किया यहां पे, हिमकैप्स कोऑपरेटिव सेक्टर में कायम हुआ है। कोऑपरेटिव सेक्टर का पहला कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, जिसने कि लॉ कॉलेज स्थापित किया, जिन्होंने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया, और सोसाइटियों ने पैसा दिया हुआ, सोसाइटियों के पैसे से हिमकैप्स बना हुआ। और ना जाने उनके प्रोड्यूस किए हुए कितने वकील जो है अब सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं और जज बन गए। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह कॉलेज खुला जहां पे आज से कुछ साल पहले महिलाएं अंगूठा लगाती थी। हमने खुद देखा, जब मैं एमएलए बना मैंने बहुत लोगों को देखा अंगूठा लगाते थे या अपना नाम बड़ी मुश्किल से लिख लिया। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़कियां जज बन गई, उस जिले की लड़कियां जज बन गई। फिर तब हुआ जब कोऑपरेटिव सेक्टर का हिमकैप्स वहां पे आया। पीछे मैं वेदांता में दिल्ली गया, वहां पे 25-30 लड़कियां इकट्ठी होकर मेरे पास आ गई और कहने लगी कि जी हम हिमकैप्स की नर्सें हैं और यहां पे हमें नौकरी मिली है। देश के सबसे बड़े अस्पताल में नौकरी हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के अस्पताल में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने वहां पे दे दी। अभी पीछे मुझे बता रहे थे कि कोई इंस्पेक्शन को गया कॉलेज में, तो पूछ रहा था कि जी आपका कितना बड़ा कॉलेज है। उन्होंने कहा कि जी इतने हम वकील पढ़ाते हैं। आपने रिश्वत के लिए कितना पैसा रखा हुआ है? कॉलेज तो बहुत बड़ा है। ऐसी मानसिकता के लोगों को सरकारों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुझे पता लग गया। लेकिन किस मानसिकता से लोग चल रहे हैं? ये कोऑपरेटिव सेक्टर से भी जो लोग डिमांड करते हैं। लेकिन बहुत बदलाव आएगा। अभी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और हिमाचल प्रदेश की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियां सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं। सबका लेखा जोखा जो भी है आपको एक क्लिक पे मिल जाएगा। आरसीएस के पास भी होगा और आपके पास भी होगा, पब्लिक भी क्लिक करेगी, सब कुछ मिल जाएगा। और हम बहुत तेज गति से इस काम को कर रहे हैं। 80 करोड़ रुपए इस पे खर्चा जा रहा है। 40 करोड़ रुपए के तो सिस्टम है जिससे कि मॉनिटर होगा। 40 करोड़ रुपया सोसाइटियों में लग रहा है, हर सोसाइटी में कंप्यूटर्स लग रहे हैं। ताकि
स्थितियां सबको रहे। हालांकि बहुत अच्छा सोसाइटियों ने काम भी बहुत अच्छा किया है। अभी हम आते हैं वहां से, बिलासपुर के पास से आते हैं, कामधेनु की सोसाइटी है, होटल है, दूध का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं। बेहतरीन तरीके से काम वहां पे हो रहा है। कोऑपरेटिव क्षेत्र का है, कोऑपरेटिव की ट्रांसपोर्ट सोसाइटियां हैं, कोऑपरेटिव की पोटैटो, लाहौल पोटैटो कोऑपरेटिव की सोसाइटी है, बरमाना का ट्रांसपोर्ट सारा कोऑपरेटिव का सिस्टम है। और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पे बैठे हैं एपेक्स बैंक के, ये चाहे बहुत बड़े आदमी हो गए 26,000 करोड़ रुपए के, लेकिन ये कभी मत भूलना कि प्राइमरी सोसाइटी अब कोऑपरेटिव की है। कोऑपरेटिव की बूंद बूंद से आपने ये घड़ा भरा है, जो आप इतनी बड़ी सल्तनत जो आज कायम है। और मैं इनको बधाई दूंगा कि आप तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वाइस चेयरमैन बन गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप वाइस चेयरमैन बने हैं। और एनपीएस को आपने कहा कि हम 1% तक ले आए हैं, एनपीए को आप 1% तक ले आए हैं। लेकिन धारणा जो लोगों में है, लोग आते हैं कहते हैं कि जी हमने कर्जा लिया था, माफ करा दो। कितनी किस्त दी जी? एक दी थी, उसके बाद दीजिए। ये मानसिकता तो हमें तोड़नी पड़ेगी और ना ही किसी राजनेता को इसमें दखल देने की जरूरत है। बैंकिंग प्रणाली में जब हम पूरे देश के साथ कंपीट कर रहे हैं तो बैंकों में राजनीतिक दखल जितना न्यूनतम हो जाए, जितना न्यूनतम दखल हो, क्योंकि इसको बैंकों को बैंकों की तरह ही रन करना पड़ेगा। बैंकों की अपनी साख है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा। अभी मुझे बताया गया कि दीपक तले अंधेरा, कि मेरे डिपार्टमेंट में, जल शक्ति डिपार्टमेंट में, आपके सारे खाते जो है बड़े बड़े बैंकों के पास है। क्या हमारे अपने बैंकों में आप एक खाता भी नहीं खोल सकते? जो भी है, अगर आपने नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ जो है अपने आप को टैग किया है, ये मेरी सार्वजनिक तौर पे आपको डायरेक्शन है, जो अपने बैंक हैं इनके साथ भी अपने आप को मल्टीपल बैंकिंग के साथ जोड़ो। मल्टीपल बैंकिंग के साथ जोड़ो। ये हमारे अपने बैंक हैं, इनके साथ हमारी अपनी जो है साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश के बैंक है। तो इसलिए किसी एक बैंक के साथ जोड़ के किसी अफसर ने किसी इसमें जोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल है, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अवेलेबल है, खासतौर पे ये दो बड़े बैंक जो हैं, इनके पास हमारा कोई भी खाता ना हो। हिमाचलियों को भी बैंकों में खाते खोलने चाहिए, चाहे एक ही खोलो। कोई कहते हैं कि हमने खाता खोल लिया, लेकिन एक तो अपने बैंक में खोल दो, कुछ ही पैसा उसमें जमा करवा दो। ये अपने बैंक है, इनको हमने सींचना है। आज आप देखते हैं कितना दर्द होता है जब अखबार में छपता है हिमाचल भवन को खो रहा है। और ऐसे ये अपने बैंक है। इस सभागार के लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं, और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो खबरों को बहुत उछाल रहे हैं, कि आप टूटते भी लटक जाओगे, लेकिन दिल्ली का मंडी हाउस का जो हमारा हिमाचल भवन है, उस पर कोई उंगली नहीं लगा पाएगा। वो हिमाचल की प्रतिष्ठा है,
हिमाचल का सम्मान है, ठीक है, अदालतों के फैसले आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हिमाचल भवन की रक्षा कैसे करनी है, और हिमाचल भवन जब तक हिमाचल है, हिमाचल भवन दिल्ली को कोई आंच नहीं आ सकती, मैं ये बताना चाहता हूं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है सुबह से शाम तक सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं, सवेरे से उठ के ये बातें बनाने लगते हैं कि क्या किया जा सकता है जिससे कि लोगों में सरकार की छवि पे आंच आए। कहते हैं कि टॉयलेट टैक्स लगा दिया सरकार ने। आप सभागार में इतने लोग बैठे हैं, आपने किसी ने भी शौचालय जाने पे टैक्स दिया है आदमी? और जो लोग शोर मचाते हैं, मैं उनको कहता हूं तुम सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहो, सारा दिन बैठो, तब भी तुम्हारे से कोई नहीं मांगेगा। सरकार से चले गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिमाचल के हितों के खिलाफ काम करो। लगातार आप आजकल खबरें थोड़ी आ रही हैं, आजकल शगुफे आ रहे हैं। कोई भी बात कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री जी को समोसा नहीं मिला। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी समोसा खाते नहीं, पहली बात तो। मेरी सभा में फिर भी क्या लेते हैं, समोसे की बात, क्योंकि मैं खा लेता हूं, लेकिन उसी पे चुनाव घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पे जाके कह रहे हैं। कर्मचारियों को भड़काते हैं जाके। एचआरटीसी के यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं, मुझे बता दे कि किस महीने की तनख्वाह एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिली, या किस महीने की पेंशन एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिली। आज दिन तक की पेंशन कर्मचारियों को मिली है, आज दिन तक की तनख्वाह एचआरटीसी के लोगों को मिली है। महंगाई भत्ता भी 2 बार हाल ही में 4-4% का 2 बार देके हटे हैं, और उनकी जो बीमारी के बिल है 9 करोड़ रुपए के, वो लगभग क्लियर कर रहे हैं। जो ओवर टाइम अलाउंस जो है 100 करोड़ रुपया खड़ा हो गया, जिन्होंने कभी ओवर टाइम दिया नहीं वो चर्चा करते हैं एचआरटीसी की। हम तो 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक आपको, आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप हमेशा चले हैं गाड़ी के साथ। हम किसी का शोषण नहीं चाहते, जिसने भी सरकार के लिए काम किया है। अरे भाई, इतना तो शर्म करो, 5 लाख लोग रोज एचआरटीसी में सफर करते हैं, उस एचआरटीसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं आप। जहां पे कोई जहाज नहीं चलता, जहां पे कोई रेल नहीं चलती, जहां पे पिछले 50 साल से एचआरटीसी आपको घर आंगन तक पहुंचा के आ रही है, एक आदमी है उसको भी छोड़ने जा रही है, घाटे के सारे रूट चला रही है। कह रहे जी एचआरटीसी की बस धुआं छोड़ रही है। अरे 3200 बसें चला रहे हैं, अगर किसी ने धुआं छोड़ दिया, आप चूल्हा जलाते हैं घर में, आपके भी धुआं उठता होगा, लेकिन 3200 बसें लोगों को घर आंगन तक छोड़ने जा रही हैं। कहते जी एचआरटीसी के बस को धक्का लग रहा था। अरे मैं अभी परसों चौथ दिल्ली से आया, मेरे हवाई जहाज को धक्के से खींच रहे थे। वो सुबह वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसके साथ उन्होंने लगाई हुई थी गाड़ियों, पता नहीं कहां तक खींच के ले गए उसको, लेकिन एचआरटीसी इनकी आंखों में खटकी हुई है, गोल्डन जुबली मना रही है। महिलाओं को 50% मुफ्त लेके जाती है किराए पे, रियायती सफर 28-38 लोग तरह के लोगों को रियायती सफर कराती है एचआरटीसी, फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम 350 नई बसें इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, 250 डीजल की खरीद रहे हैं, सारे के सारा जो है वॉल्वो का फ्लीट बदल रहे हैं, टेम्पो ट्रेवलर छोटे डाल रहे हैं, 32 सीटर बसें डाल रहे हैं।
अभी कंडक्टर सारे कमीशन से भर्ती किए गए हैं, अभी ड्राइवरों की भर्ती कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी भर्ती कहां हो रही है? अभी 2000 फॉरेस्ट वालों की भर्ती की, अभी 2000 10,000 लोग जो है ये जल शक्ति डिपार्टमेंट में भर्ती हो रहे हैं। लगातार हम तो हिमाचल के लिए हैं, हिमाचलियत के लिए हैं, हिमाचलियत के लिए जिंदा है। और हम कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, आप बाप किसी का नाम नहीं पूछते, हम ये कहते हैं कि हिमाचल का आदमी है, इसका काम होना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब पहला इलेक्शन लड़ा था तो मुझे 16,000 वोट पड़े, दूसरा इलेक्शन लड़ा तो मुझे 22,000 वोट पड़े, तीसरा इलेक्शन लड़ा तो मुझे 28,000 वोट पड़े, चौथा इलेक्शन लड़ा तो मुझे 34,000 वोट पड़े, पांचवा इलेक्शन लड़ा तो मुझे 40,000 वोट पड़े। ये हिमाचल की जनता का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। हमारे दो ही काम है, हम विकास और कल्याण की राजनीति पे काम करते हैं। विकास की राजनीति, कल्याण की राजनीति, गरीब की सेवा कैसे की जा सकती है, इस प्रदेश के गरीब की। पंचायती राज में कुछ बातें यहां पे उठाई गई। पंचायती राज में जो है महिलाओं का आरक्षण है, वहां पे कितने प्रधान बनेंगे, महिलाएं बनेंगी, कितने उपप्रधान बनेंगे या जो है पंच बनेंगे। अब हम कैबिनेट के सामने मसौदा लेके जाएंगे कि सहकारी सेक्टर में भी जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ताकि सोसाइटियों में, बैंकों में जो है हर जगह जो है हमारी बहनें भी जो है आगे आ सकें। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो यहां पे कोऑपरेटिव यूनियन के प्रधान विजय जी उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि 118 एक बहुत संवेदनशील इशू है हिमाचल के लिए, और जब भी 118 की बात आती है हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद करते हैं, जिन्होंने हिमाचल को बनाया। डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता। उन्होंने हिमाचल का स्ट्रगल किया, हिमाचल को एक अलग राज्य बनवाया। तो हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार को जो हिमाचली भूल जाएगा वो अपने आप में एक पाप करेगा। उन्होंने अपने रसूख से, गांधी परिवार के साथ जो उनका रिश्ता था, उससे हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया। और दूसरे नेता हमारे वीरभद्र सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी को भुलाया नहीं जा सकता। 60 साल की उनकी राजनीति थी, हमने उनके साथ बहुत करीब से काम किया है। वीरभद्र सिंह जी के साथ हम उनकी पाठशाला में पढ़े भी हैं, और जो आज का हिमाचल है, जो उसमें रंग भरे हैं, वो वीरभद्र सिंह जी ने भरे। तो डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह एक अलग श्रेणी के नेता हैं हिमाचल प्रदेश में। कहीं भी देख लो आपको, आज मैं देखता हूं बड़ी भागदौड़ होती है। मुझे अफसर कहते हैं कि आप आ रहे हो, वहां पे स्कीम का उद्घाटन कराना है, वहां पे आपका फोटो लगा दिया जाए, आपका नाम लगा दिया जाए। ये तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये हमारे दिल की खुशी है, खुशफहमी है हमारी। आज डॉक्टर परमार के कितने बोर्ड नजर आ रहे हैं, आज हमारे दूसरे मुख्यमंत्रियों के कितने बोर्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन वोट तो लोगों के दिलों में लगते हैं। गांव के लोगों को इतना मूर्ख नहीं समझा जा सकता। सबको मालूम है कौन सा काम किसने किया, कब किया। वो बोर्ड से नहीं होता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दुल्हड़ का एक स्कूल है
जब भी उसका नाम आता है लोग कहते हैं ये कैरो ने बनाया था। हिमाचल का सबसे लंबा पुल ऊना में है, वो हमने बनाया, लेकिन उस पे जयराम जी की प्लेट लगी है। सरकार उनकी आ गई, सरकार निरंतरता में चलती है, उन्होंने भट्टा लगा दिया। लेकिन किसी भी हिमाचली से पूछोगे ये पुल किसने बनाया, कहते मुकेश अग्निहोत्री ने बनाया। ये तो अपनी खुशफहमियां है, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं बढ़ता। गांव में काम हो और गांव के आदमी को पता हो। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो जाके कहते हैं कि हम गए थे डॉक्टर परमार के पास, खड़े हुए, हमने ये चीज मांगी, तब हमें ये जो स्कूल उस समय मिला था। लोगों को याद है कौन सा काम किसने किया, कौन सा अस्पताल किसने खोला, कौन सा कॉलेज किसने खोला। और हमें हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे लेके जाना है। तो 118 की बात मैं कर रहा था, ये बात बिल्कुल सही है। और जो कोऑपरेटिव के इस सभागार में आप लोग उठा रहे हैं कि अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हिमाचली हैं तो उनको काम का अधिकार क्यों नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई राजस्थान का आ गया, कोई महाराष्ट्र का आ गया, कोई पंजाब का आ गया, कोई बीच में जिनको जो है रोकने की जरूरत है किसी रास्ते से, लेकिन अगर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हिमाचली हैं और वो कोई काम करना चाहते हैं तो उनको काम का अधिकार क्यों नहीं है। ये मसला भी मैं कैबिनेट में लेके जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी डिप्टी मेयर जो है मंडी का आदमी बन गया, अभी 10 साल पहले गया था, वो वहां डिप्टी मेयर बन गया। आप जो है यहाँ पे सोसाइटी को जो है होटल भी नहीं खोलने दे रहे हैं, उसको काम भी नहीं करने दे रहे हैं, स्कूल भी नहीं खोलने दे रहे हैं। और पुत्री जी भी यहाँ पे है, आरसीएस है, आरसीएस की कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुर्सी तो इनकी दूसरी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, अच्छा है। तो वो कुर्सी ऐसी थी, कहते बाज आए तेरी मोहब्बत से, उठा ले पानदान अपना। तो उससे तो ये कुर्सी अच्छी है। इसमें जो है प्रदेश के हर चौथा आदमी कोऑपरेटिव जगत से जुड़ा हुआ है। हर चौथा आदमी जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेवा का यहां पे मौका मिल रहा है। तो इसलिए ये दूसरा मसला भी मैं कैबिनेट में लेके जाऊंगा। बाकी मंत्रिमंडल के विवेक पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों की जो सोच है उसको किस ढंग से हमने आगे पहुंचाना है। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में महिलाओं का आरक्षण और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोऑपरेटिव में जो है काम करने का अधिकार देना, ये दोनों इश्यूज जो है हम ये पुत्री साहब इसका कैबिनेट मेमो तैयार करेंगे और हम जाएंगे और आपकी भावनाओं को जो है वहां पे हम रखेंगे। और सोसाइटियों से भी मेरा ये आग्रह है, जितनी भी सोसाइटीज हमारी बनी हुई हैं, हालांकि बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज हैं, जैसे मैं कुछ का जिक्र कर रहा था, और यहां भी बाहर स्टॉल लगे हैं, आपने देखा कि किस ढंग से हमारे ऊना में ही महिलाओं ने सोसाइटी बनाई है। 1500 लेडीज ने बहुत अच्छे किस्म से जो है वो उस सोसाइटी को रन कर रहे हैं। तो जगह जगह सोसाइटीज हैं, लेकिन जहां पे घपले हो रहे हैं उन पे नजर मुझे लगता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम होने के बाद जो है काफी फर्क पड़ेगा, काफी बदलाव आएगा सबको। और मेरा
डिपार्टमेंट से भी ये आग्रह है, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, ठोक बजा के रगड़ो जिन्होंने जनता का पैसा खाया। बहुत विश्वास से लोग जो है पैसा जमा कराते हैं। विदेशों में लोग बैठे हैं, उन्होंने सोसाइटियों में पैसा जमा करवाया हुआ है, पर देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, उन्होंने सोसाइटियों में पैसा जमा करवाया हुआ है। और जब पीछे नोटबंदी हुई, बैंकों ने तो पता नहीं लोगों की मदद की ना की, सोसाइटियों ने बहुत की। तो ये एक सोच थी लोगों की कि ये हमारी सोसाइटी है। और मैं हमारे जो बैंक के चेयरमैन हैं देवेंद्र श्याम जी, आपसे आग्रह करूंगा, ये लोग कहते हैं कि सेक्रेटरियों को जो कोटा है, जो उनकी नौकरी नहीं निकल रही है, उनकी नौकरी नहीं निकल रही है, इनकी 72-74 पोस्टें हैं। आपने एक आदमी लगाया, पोस्टें इनकी 72-74 है। कोई फार्मूला आप इस समय सर्वो-सर्वा है। अगर सीधी तरीके से घी नहीं निकल रहा है तो उसको टेढ़ी करके इनकी 72 नौकरियां जो है इनको दी जाए। जिस भी तरीके से आप इनकी नौकरियां इनको दे सकते हैं, क्योंकि लगाने तो आपने यही है, मुझे मालूम है कि मेरिट तो जाती है 80-85 की, आपने इनके लिए 40% रखा है। तो किसी भी ढंग से जो भी आप वे आउट निकालते हैं, वे आउट निकाल के आप इनका कोटा इनको उपलब्ध करवाएं, ताकि आपके बैंकों में भी पैसा सोसाइटियों को जमा है। आपका तो शायद मुझे नहीं मालूम कि कितना है, लेकिन कांगड़ा बैंक तो पूरा भरा पड़ा है सोसाइटियों से, और तो सोसाइटियों से ही है। तो इनका पैसा है, इनको भी लगे कि हम उस पर नाली के। होता क्या है, जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कई दफा ये पता नहीं लगता कि हमारी जड़ कहां पे है। जड़ सोसाइटियां ही हैं, जड़ सोसाइटियां हैं, वहीं से शुरू हुई हैं, वहीं से जो है, और इन्हीं लोगों ने जो है उसको यहां तक जो है बड़ा पेड़ बनाया है। और हमें अपने बैंकों पे भरोसा भी है, हमारे को अपनापन भी दिखता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे पास इसमें महकमे कुछ इस तरह के हैं। एक कोऑपरेटिव का महकमा भी इसी ढंग का है, यहाँ पे आप डिपो चलाते हैं। अब चौथे के दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकल लेते हैं, कोई लोग कहते हैं उसका अंगूठा मैच नहीं कर रहा, कोई कह रहा है दाल मैच नहीं कर रही है। मेरा ये आग्रह रहेगा पूथी जी से कि व्यवस्था को जितना सरल किया जा सके उतना सरल कीजिए आप। और हम तो चाहते हैं कि हर हिमाचली को जो हिमाचल प्रदेश की जो सस्ता राशन की स्कीम है उसका लाभ मिले, प्रॉपर तरीके से मिले। और हमारा दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे जो पानी का डिपार्टमेंट है, पानी के डिपार्टमेंट में भी मैं अफसरों को ये बता देना चाहता हूं, हमारे काफी अफसर यहाँ पे बैठे हैं, पीछे का बकाया पानी का किसी भी व्यक्ति से किसी भी गांव में लिया नहीं जाएगा। ये जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ये 12,000 रुपया बिल आ गया, 18,000 रुपया बिल आ गया, मैं सार्वजनिक मन से कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने
किसी से पिछला बिल लेने की कोशिश की तो उस अफसर पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि मैंने ऑफिसर्स की मीटिंग में स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ पॉलिटिकल सेटअप, आप कुछ करते हैं, दूसरी पार्टी कुछ बोलने ढोल बजाना शुरू कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी से भी। और जो 100 रुपए के बिल की भी जो बात आती है, 100 रुपया तो एक निश्चित राशि है, असल में उस बिल पे भी 500-700 रुपए की सब्सिडी है। और अब हम पानी पे कितनी सब्सिडी किस व्यक्ति को देते हैं वो बिल पे अंकित करो, बिल पे चढ़ाओ कि आपका बिल बना था 800 रुपया, आपको 700 रुपया सब्सिडी दी गई, आपसे सिर्फ 100 रुपया लिया गया, ताकि हर आदमी को पता रहे कि मैंने पानी खर्चा कितना और मेरा बिल कितना था और सरकार ने नहीं लिया है। ये दुष्प्रचारक जो हैं, इनको भी मैं क्या देना चाहता हूं कि भाई आप लोगों को जनता ने सूखे पत्थर पे बिठाया है तो थोड़ी देर बैठे रहो। अगर शासन बदला है, आपको हटाया है, आप जो है रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। पहले आप सरकार तोड़ने चल पड़े, आपसे टूटी नहीं, और हम फिर 40 हो गए। इलेक्शन हुए, हम 6 जीत गए, हम 40 हो गए। फिर आप जो है हमारे सीपीएस हटाने चल पड़े। इनकी लॉटरी लग गई 40 में, भाई और तो जिसका भाग्य था वो आ गए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। बाबा जी हमारे नालागढ़ से एमएलए बने हैं। तो इनका भाग्य था, क्योंकि जो पहले वाले को रास नहीं आ रही थी एमएलए शिप, इसलिए उसने 1.5 साल में गवा दी। एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। 1 लाख आदमी को के सामने जाके फिर बहुमत मिलता है। और हमारे सुरेंद्र पाल जी यहाँ बैठे हैं, तिलकराज जी यहाँ पे बैठे हैं, ये एमएलए रहे हैं। लेकिन अगर आज नहीं है तो ये मत समझना, जाट मरा तब जानियो जब 13वीं हो जाए। पॉलिटिशियन जब तक दुनिया में है उसको कभी गलतफहमी में न बदले लेना, वो कब आ जाए मुड़ के। तो इसलिए हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहे, हम इनका सम्मान करते हैं दोनों का। और एमएलए बनना किसी का एकाधिकार भी नहीं है, कोई भी कभी भी बन सकता है। ये जनता का फैसला है। आज बन गए हैं कि लोग 4-4 बार हारे फिर बन गए। जब लोग भूल गए कि अब तो ये बनेगा नहीं, तो लोग बना देते हैं। तो इसलिए ये तो हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही इसकी खूबी है। आज हमारी प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में एंटर हुई है, हम आप कॉपरेटिव जनक की तरफ से उनको बधाई देते हैं। और देश की पार्लियामेंट के लिए भी ये एक बहुत खुशी का विषय है कि प्रियंका गांधी जी जिनका इंतजार चल रहा था कि कब वो पार्लियामेंट में आएंगी, तो वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीत के 4.25 लाख वोटों से जीती हैं और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में प्रवेश कर रही हैं। तो आज यह कार्यक्रम हुआ, हालांकि 14 के 20 के बीच में होना था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन लगे हुए थे, ड्यूटियां लगी हुई थी, तो हम बाहर थे। हमारे केशव नायक जी और हिमको फेड के जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम मंडी में आज आयोजित किया है। और ये सब इलेक्टेड बोर्ड है हमारा, और इनके सौजन्य से
ऊना में भी अब हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान बन रहा है। इन सब लोगों ने साइन किए तब हमें पैसे मिले। और चाहे मेरे आज आने से पहले दिए हूं नहीं सर लेकिन इन्होंने दे दिए। और मैं हमारे बैंक के चेयरमैन और एक्स बैंक के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, मेरा ये आपसे ये आग्रह है कि आप इतना ही टैक्स दे रहे हैं। मेरे ख्याल इस साल भी आपने 100 करोड़ टैक्स दिया होगा, 80 करोड़ टैक्स दिया होगा। इतना बड़ा बैंक है, इतना टैक्स आप दे रहे हैं, उस टैक्स को इन सोसाइटियों पे समय पे लगा दिया करो तो भला हो जाएगा। डिविडेंड को बढ़ा दे सर 25। वो तो इन्हीं को फैसला करना है, मैं दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाके दखल नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इतना बड़ा टैक्स आप दे रहे हैं, उस टैक्स को अगर आप समय रहते इस सभागार में बैठे लोगों को राय लेके अगर कोऑपरेटिव जगत में कुछ बिखेरे, कुछ कार्यक्रम करो, कुछ इन लोगों को बाहर लेके जाओ, कुछ भी करो, कुछ कार्यक्रम करो, ये नहीं, ताकत बार बार नहीं मिलती आदमी को। आदमी सोचता है कि मेरी हो गया है, कि वो नहीं है, इसलिए जो करना है जल्दी से कर दो, आज ही कर दो। ये तो करेंगे। और जो पैसा आपने हमारे हिमकोफेड या दूसरे संस्थाओं को देना वो भी दे दो। दे दिए अच्छा तो क्योंकि वो तो जो है एक ओस भर है, इतने बड़े समुद्र से एक बूंद गिरनी है और इनका भला हो जाएगा। और जितना और नहीं, और सारे बैंकों को देना चाहिए, शिक्षा के लिए पैसा, दूसरे के लिए पैसा, कोऑपरेटिव की स्टडी के लिए पैसा। तो ये सिर्फ आपको नहीं, आपके जो सिस्टर बैंक्स हैं, दूसरे बैंक्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो पैसा जो है इनको दें, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। और कोई बड़ा सम्मेलन आप शिमला में करो जिसमें कोऑपरेटिव की गूंज और पूरे हिंदुस्तान में जाए कि कार्यक्रम हुआ, 2-3 दिन तक लगातार हुआ। तो ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास तो आपने तो शिमला में भी, शांति में भी अच्छा संस्थान बनाया है, रहने के लिए भी आपके पास जगहें हैं, कोऑपरेटिव बेस्ट संस्थान है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और हिमाचलियत के लिए भी। वो हम अपने बैंकों से एक्सपेक्ट करते हैं। और सोसाइटियों में पारदर्शिता बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे, उसका हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, हम आपके आभारी हैं। आपने हमें आज कुछ मांगे जो है इन्होंने रखी, कोऑपरेटिव यूनियन ने रखी, कुछ केशव जी बोल रहे थे। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आरसीएस से डिस्कशन करो पहले आके, फिर मेरे दफ्तर में डिस्कशन करो, जो जो बातें आप चाहते हैं उनकी कंसल्टेशन करो। उसके बाद सहकारिता जगत के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं। जो जो भी आप चाहेंगे हम सब कदम उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार कोऑपरेटिव काउंसिल की मीटिंग जो भी मीटिंगें करने वाली हैं वो मैं कोची जी से कहूंगा कि चाहे वो कोऑपरेटिव काउंसिल की जो मीटिंग है और चाहे कोई और मीटिंगें हैं, जो ये चाहते हैं उनका समय निर्धारित करें। लेकिन कुछ इस सेक्टर को भी लगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार समर्पण भावना से इस सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती है। ये मैं आपको विश्वास देने के साथ ही अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया और बच्चों ने कार्यक्रम किया। वैसे तो इतना बड़ा बैंक के चेयरमैन मेरे साथ चले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपया बच्चों को दे दूंगा, क्योंकि चेयरमैन जब पीछे से अपने डायरेक्टर साहब जब पीछे से बोलेंगे
तो बच्चों के प्रति हम हमेशा ही समर्पित हैं और वो हम उनको देंगे ये राशि। और जो बड़ी राशि है वो तो आप बड़े लोगों से मांग सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।